हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डिकी सर। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सबसे पहले कलाम पेस्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? हम कलाम पेस्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था, इस पाठ्यक्रम का क्या करते हैं दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे, यानी सिलेबस का एनालिसिस कर रहे थे। और आप कौन से सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों? माइनर टेस्ट 4 का, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा सिलेबस कौन सा है। दोस्तों इस सिलेबस का हम क्या कर रहे हैं, माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि विश्लेषण कर रहे हैं। वो भी किसके माध्यम से दोस्तों? एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे हैं दोस्तों? एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे हैं। इन एमसीक्यू का आधार क्या था दोस्तों? सबसे पहले आधार की बात करें कि इनका आधार हमने क्या माना है, तो आधार माना दोस्तों अपनी कलाम बुकलेट। क्या माना? अपनी कलाम बुकलेट। कौन सा आधार माना दोस्तों? अपनी कलाम बुकलेट हमने आधार माना है। सबसे पहले बात करें दोस्तों इन एमसीक्यू का, तो आप सबसे पहले इनका टेस्ट दे सकते हो, जिस प्रकार से लाइब्रेरी बेस के अंदर ऑफलाइन टेस्ट देते हैं, उसी प्रकार दोस्तों इन एमसीक्यू का टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो दोस्तों? अपनी ऐप के ऊपर। और ऐप का नाम क्या है दोस्तों? अपनी पीएपी बाय डीके सर। पीएपी बाई डीके सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों सबसे पहले आप इन टॉपिक वाइज टेस्ट यानी सिलेबस है, इस सिलेबस के अनुसार आपको 6 दिन तक टॉपिक वाइज टेस्टों का एनालिसिस करवाया जाता है। यानी 6 दिन तक क्या होते हैं आपके दोस्तों? टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं आपके, टारगेट बेस्ड टॉपिक वाइज टेस्ट। और फिर दोस्तों इन 6 दिन तक हम दोस्तों इन टॉपिक वाइज टेस्टों का क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं वीडियो के माध्यम से। और फिर दोस्तों इन टेस्टों की पीडीएफ कहाँ पर डाल दी जाती है? इस पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर आपकी डाल जाती है। फिर दोस्तों इस ऐप के ऊपर आपका होता है साप्ताहिक टेस्ट। जैसे कलाम के ऑफलाइन टेस्ट होता है, उसी प्रकार दोस्तों आपका ऑनलाइन आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है। इस साप्ताहिक टेस्ट के अंदर दोस्तों आपको पीडीएफ भी मिलती है। यानी जो दोस्त ऑफलाइन देना चाहता है, ऑफलाइन माध्यम से जो प्रिंट निकलवाने के बाद ऑफलाइन प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आप पीडीएफ की प्रिंट निकलवा सकते हो। ठीक है, इस साप्ताहिक टेस्ट की तो आप प्रिंट मिलती है। फिर दोस्तों इस प्रिंट की बात करें, इस पीडीएफ का क्या करते हैं दोस्तों? एनालिसिस करते हैं हम। क्या करते हैं दोस्तों? एनालिसिस करते हैं। जब अब तक की बात करें दोस्तों, हम माइनर टेस्ट 3 तक एनालिसिस कर चुके हैं। माइनर टेस्ट 3 तक एनालिसिस कर चुके हैं, आपने देख लिया होगा, यूट्यूब के ऊपर भी वीडियो पड़े हुए हैं। और माइनर टेस्ट 3 तक हम सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। अब तक बात करें आपका सिलेबस की बात करें, तो लगभग बात करें 60% आपका सिलेबस हो चुका है। आधे सिलेबस की जो आधा सिलेबस मेजर टेस्ट एक तक आपको बटा गया था, उसका 60% दोस्तों हम कर चुके हैं। माइनर टेस्ट 4 के साथ दोस्तों आपका 80% आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। और माइनर टेस्ट 5 के साथ दोस्तों आधे सिलेबस आपका पूरा 100% हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब तक कितना सिलेबस कर चुके हैं हम? अब तक दोस्तों इस ऐप के ऊपर दोस्तों आपका 60% सिलेबस हो चुका है। आधे सिलेबस का, आधे सिलेबस का 60% सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं दोस्तों? हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये चीज़ें भी आपको साथ साथ पता होनी चाहिए कि अब तक हमने क्या पढ़ चुका है। यानी 3 आपके माइनर टेस्ट हो चुके हैं, अब तक हमने कितना सिलेबस हो चुका है। ठीक है, और आप कितने सिलेबस अपना शेष है, कौन से टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, जो अपने रह गए इन 60% के अंदर, जो हमें पढ़ने हैं, यानी रिविजन हमें करना है लास्ट टाइम के अंदर। तो इन चीज़ों को आपको साथ साथ नोट कर लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों, हम कर रहे थे आपके माइनर टेस्ट 4 सिलेबस है, इसका एनालिसिस। तो यहाँ पर बात करें दोस्तों भारतीय इतिहास के अंदर, दोस्तों हमने देखो भारतीय इतिहास 19वीं और 20वीं शताब्दी की बात करें, लाल पाल और बाल की बात करें, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके विपिन चंद्र पाल, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव, इनका टेस्ट हो चुका है आपका। इनका टेस्ट भी आपका इस ऐप के ऊपर हो चुका है। ठीक है, यानी और आज शाम को इसका क्या करेंगे दोस्तों? एनालिसिस करेंगे। शाम को क्या करेंगे दोस्तों? इसका एनालिसिस करेंगे। वहीं बात करें दोस्तों आपकी भारतीय राजनीति के अंदर, दोस्तों आज अपना टॉपिक है, अभी जो हम एनालिसिस करने वाले वो करने वाले दोस्तों संविधान सभा। और संविधान सभा का यदि आप टेस्ट देना चाहते हो सबसे पहले, तो टेस्ट दे सकते हो दोस्तों आपके पीएपी बाय डीके सर के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों संविधान सभा के आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे ले लेंगे। कलाम बुकलेट की पूरी थ्योरी के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सीधे फैक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए यहाँ से बजाय कोर्ट वाले क्वेश्चन से। लेकिन वर्तमान पैटर्न के अनुसार दोस्तों अभी कोर्ट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे दोस्तों इस संविधान सभा की क्लास के अंदर। तो चलिए दोस्तों एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, संविधान सभा की अवधारणा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रारंभिक वैचारिक आधार को दर्शाता है? सर्वाधिक प्रारंभिक वैचारिक आधार को दर्शाता है कौन सा? 1895 का स्वराज्य विधेयक, 1922 में गांधी का वक्तव्य, 1923 में बर्किनहेड की चुनौती और 1931 का कराची प्रस्ताव। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा आपका? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी 1895 का स्वराज्य विधेयक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बात करें दोस्तों स्वराज्य विधेयक जो 1895 के तहत कौन लेके आए थे आपके दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और कल ही हमने पढ़ा कि 1895 के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम स्वराज की बात करें विधेयक कौन लेके आए थे आपके? बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे। 1922 के अंदर गांधी जी का वक्तव्य क्या था दोस्तों?
1922 में गांधी जी के वक्तव्य की बात करें तो उन्होंने कहा था कि भारत के संविधान का निर्माण दक्षिणी अफ्रीका कौन से देश के तर्ज पर होना चाहिए दोस्तों आपके? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के तर्ज पर होना चाहिए, के संविधान के तर्ज पर होना चाहिए, के तर्ज पर होना चाहिए ये वक्तव्य कब दिया था गांधी जी ने? 1922 के अंदर दिया था। ठीक है, बर्किनहेड ने चुनौती कब दी थी भारतीय राजनीतिक दलों को? 1927 में। क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा जा चुका है कि बर्किनहेड ने भारतीय दलों को संविधान निर्माण करने की चुनौती कब दी थी? 1927 के अंदर दी थी। कब दी थी दोस्तों आपके? 1927 के अंदर। और दोस्तों इस चुनौती को स्वीकार किया था किसने? कांग्रेस ने। स्वीकार किसने किया दोस्तों आपके? कांग्रेस ने स्वीकार किया दोस्तों। ये चुनौती दोस्तों भारत में राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने का कार्य किया। तो सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस चुनौती ने या संविधान निर्माण के लिए कौन सी जो चुनौती थी जिसने भारतीय राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने का कार्य किया? वो थी दोस्तों आपके बर्किनहेड की चुनौती। कब? 1927 के अंदर। तो वही थी दोस्तों 1927 के अंदर। 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ दोस्तों आपके? और इसी तर्ज पर दोस्तों, इसी चुनौती की तर्ज पर 1928 में गठन हुआ था दोस्तों आपका। हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ें हम 2 बार पढ़ चुके हैं। एक बार तो हम पढ़ चुके हैं आपके जो जन राष्ट्रवाद का उद्देश्य था आपका 1919 से लेकर 1942 तक, जो आपके पिछले टेस्ट के अंदर है। देखो पिछला टेस्ट इससे कनेक्टेड है। ठीक है, पिछला टेस्ट में हमने जन राष्ट्रवाद का उद्देश्य पढ़ा, तो यहाँ पर संविधान सभा के अंदर वहाँ से बहुत से तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत से तथ्य जैसे गिब्स मिशन आया आपका, कराची अधिवेशन आया, महात्मा गांधी युग हम पढ़ चुके हैं। तो पिछला जो क्लासेस देखी थी आपने, यहाँ पर आपका रिविजन होने वाला है, फिर से एक बार रिविजन होने वाला है। तो देखो आप एमसीक्यू को कितना बेनिफिट मिलता है आपको, ऑटोमेटिक इन चीज़ों का आपको पता चल जाता है। जो कंटिन्यू बनाए रखे हैं उन दोस्तों को पता चल जाएगा। यहाँ पर कौन सी 1928 में किसका गठन किया गया था दोस्तों आपके? नेहरू रिपोर्ट। 1931 में कौन सा होता है दोस्तों आपके? कराची अधिवेशन। कौन सा होता है दोस्तों? कराची अधिवेशन होता है। कब? 1931 के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी आपकी? इसकी अध्यक्षता की थी आपकी दोस्तों वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चीज़ों के साथ साथ नोट कर लेना कौन कौन सी घटनाएं। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधान सभा की अवधारणा के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक प्रारंभिक वैचारिक आधार को दर्शाता है? तो वो था दोस्तों बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य विधेयक। क्या था आपका? बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे कौन सा? स्वराज्य विधेयक। कब लेके आए थे दोस्तों आपके? 1895 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो निम्नलिखित कथनों पर हम विचार करते हैं। क्या कथन दिए हुए हमें? महात्मा गांधी ने 1922 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए दक्षिणी अफ्रीका के संविधान को आदर्श माना, बिल्कुल माना। यह वक्तव्य अभी पढ़ा हमने। देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर क्या पढ़ा हमने? 1922 में गांधी का वक्तव्य क्या था? भारत के संविधान का निर्माण दक्षिणी अफ्रीका के संविधान के तर्ज पर होना चाहिए। ये किसने कहा था? आपके महात्मा गांधी ने कहा था। अब देखो दोबारा रिविजन हो गया आपका। महात्मा गांधी ने 1922 में भारतीय संविधान के निर्माण के लिए दक्षिणी अफ्रीका के संविधान को आदर्श माना, बिल्कुल सत्य बात है। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान नस्लीय समानता और नागरिक अधिकारों पर आधारित नहीं दोस्तों। यह आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका गलत हो जाएगा। कथन और कारण के संदर्भ में सही विकल्प चुनना है हमें। सही कथन ए सही है, बी सही है और बी ए की सही व्याख्या करता है? नहीं दोस्तों, ए सही है, बी सही है तथा बी ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन बी गलत है दोस्तों आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। निम्नलिखित घटनाएं जो घटित होती है उनका कालानुक्रम में चुनना है। ये वर्तमान समय में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दे रखा आपका स्वराज्य विधेयक। स्वराज्य विधेयक कब आया था दोस्तों? 1895 में। कब आया था आपका? 1895 में। कौन लेके आए थे दोस्तों? आपके बाल गंगाधर तिलक लेके आए थे दोस्तों।
चलिए अगले क्या आते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी दोस्तों? 1928 के अंदर। कब आई थी? 1928 के अंदर। कराची अधिवेशन कब आता है दोस्तों? 1931 के अंदर। संविधान सभा की औपचारिक मांग, संविधान सभा की औपचारिक मांग कब उठी थी दोस्तों? बताओ भाई, औपचारिक मांग कब उठी थी? जून 1934 के अंदर। जून 1934 के अंदर संविधान सभा की औपचारिक मांगे पहली बार उठाई जाती है। यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना, नोट लगा के याद करना दोस्तों। आपकी संविधान सभा की पहली बार मांग, संविधान सभा की पहली बार मांग, पहली बार मांग किसने की थी दोस्तों? बताओ भाई। वो की थी दोस्तों आपके M.N. रॉय ने, M.N. रॉय ने की थी दोस्तों। कब की थी? 1934 के अंदर। लेकिन ये कैसी थी दोस्तों? आपकी व्यक्तिगत मांग थी। कैसी थी? आपकी व्यक्तिगत मांग थी। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ? हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान सभा की औपचारिक मांग, संविधान सभा की औपचारिक मांग, तो जून 1934 के अंदर। ठीक है, दोनों चीज़ें आपको साथ साथ याद होनी चाहिए ताकि डाउट ना हो आपको। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या पूछा है? कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? 1 2 3 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम के अंदर। निम्नलिखित में से असत्य कथन पहचानिए, निम्नलिखित में से हमें असत्य कथन पहचानना। चलो पहचानते हैं। नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा सामूहिक रूप से निर्मित संविधानात्मक दस्तावेज था, तो बिल्कुल सत्य बात है। नेहरू रिपोर्ट थी जो भारतीय द्वारा सामूहिक रूप से निर्मित संविधानात्मक दस्तावेज था, बिल्कुल राइट। और कब गठित की गई थी, यानी कब आई थी दोस्तों नेहरू रिपोर्ट? 1928 के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? इसकी अध्यक्षता की थी आपकी मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? आपकी मोतीलाल नेहरू ने। कुल सदस्य कितने थे दोस्तों इस रिपोर्ट के अंदर? कुल सदस्य की बात करें आपके, तो कुल सदस्य थे आपके 10। कितने सदस्य थे आपके? 10 थे। नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। सचिव किसको बनाया गया था इसके अंदर? सचिव बनाया गया था आपके जवाहरलाल नेहरू को। किसको बनाया गया था? आपके जवाहरलाल नेहरू को। वहीं बात करें दोस्तों कांग्रेस से कौन शामिल होता है इसके अंदर? कांग्रेस से शामिल होते दोस्तों आपके सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो। वही बात है दोस्तों, नोट लगाए याद करना जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है वो था दोस्तों। इसके अंदर मुस्लिम सदस्य कौन थे, यानी मुस्लिम लीग के 2 सदस्य कौन थे आपके? मुस्लिम लीग के 2 सदस्य थे दोस्तों इसमें नेहरू रिपोर्ट में। लीग की बात करें कितने सदस्य थे आपके? 2 सदस्य। कौन कौन थे आपके? एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक था आपका अली इमाम, और दूसरा सदस्य कौन सा था आपका? शोएब कुरैशी। वैसे आपको बताना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। कहाँ पर पढ़े थे? जन राष्ट्रवादी उदय के अंदर। दूसरी क्लास हुई थी अपनी जन राष्ट्रवादी उदय के अंदर, उसके अंदर दोस्तों हमने नेहरू रिपोर्ट पढ़ी थी। देखिए आपका दोबारा रिविजन करवा रहा हूँ यहाँ पर। इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर दोस्तों कुल अध्याय कितने थे आपके? कुल अध्याय की बात करें तो कुल अध्याय इसके अंदर 7 थे दोस्तों। कितने थे आपके? 7। सूचियाँ कितनी थी दोस्तों इसमें? सूची 2 थी। और परिशिष्ट कितने थे दोस्तों आपके? परिशिष्ट आपके 3 थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कुल सदस्य कितने थे आपके? 10 थे। एकमात्र सिख सदस्य कौन था आपका? बताओ भाई, एकमात्र सिख कौन था इस समिति के अंदर सदस्य? वो थे दोस्तों आपके मंगल सिंह। कौन थे आपके? मंगल सिंह। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों आपके बर्किनहेड की चुनौती ने भारतीय दलों को एक मंच में लाने की भूमिका निभाई। बिल्कुल राइट। कब दी थी दोस्तों इन्होंने चुनौती? अभी में हम पीछे कर चुके। इन्होंने चुनौती कब दी थी आपकी? 1927 के अंदर। कब दी थी चुनौती? 1927 के अंदर दी थी। बिल्कुल सत्य बात है। कराची प्रस्ताव में संघीय व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। कराची प्रस्ताव में संघीय व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया नहीं दोस्तों। कराची अधिवेशन में दोस्तों संघीय व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। कब हुआ था दोस्तों? आपका 1931 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1931 के अंदर हुआ था। जो दोबारा रिविजन कर लीजिए। अध्यक्षता किसने की थी? अभी पीछे बता चुका हूँ, फिर भी आप दोबारा देख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने की थी दोस्तों आपकी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। क्या की थी दोस्तों? इन्होंने अध्यक्षता की थी। कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए थे दोस्तों आपकी? बताओ भाई। इसके अंदर एक रूपरेखा रखी गई और रूपरेखा कहती है आज़ाद भारत में का संविधान कैसा होगा।
आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा? कैसा होगा, जिसमें क्या होंगे दोस्तों आपके सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, वयस्क मताधिकार, इसके अलावा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार व समानता का अधिकार। इसके अलावा दोस्तों इसमें क्या होगा आपका अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई थी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात की गई। लेकिन दोस्तों आपकी संघीय व्यवस्था का स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, संघीय व्यवस्था का स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असत्य हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई थी। कब? 1928 में प्रस्तुत की गई थी, बिल्कुल राइट। ये बार बार क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित का सही सम्मिलित युग्म है, निम्नलिखित का सही सम्मिलित युग्म है, कौन सा भाई सही सम्मिलित युग्म? एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की पहली मांग रखी, बिल्कुल राइट। कैसी मांग थी दोस्तों? आपकी व्यक्तिगत मांग थी। कब रखी थी दोस्तों? 1934 के अंदर। देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर से बार बार रिपीट हो रहा है आपका। तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की पहली बार व्यक्तिगत मांग कब रखी? तो 1934 के अंदर रखी थी। कब? 1934 के अंदर, याद कर लो। कांग्रेस कार्यकारिणी संविधान सभा की औपचारिक मांग, बिल्कुल राइट। कब मांग की थी दोस्तों? आपकी जून 1934 में, जून 1934 के अंदर सर्वप्रथम आपकी कांग्रेस की कार्यकारिणी ने संविधान सभा की औपचारिक मांग की गई थी। कराची अधिवेशन मौलिक अधिकारों की रूपरेखा, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की रूपरेखा तैयार की गई थी, बिल्कुल राइट, 1931 में। स्वराज्य विधेयक संविधान सभा की संस्थागत रचना नहीं दोस्तों, स्वराज्य विधेयक के अंदर दोस्तों संविधान सभा की संस्थागत रचना नहीं की गई थी। स्वराज्य विधेयक कब आया था दोस्तों? 1895 में। कब आया था आपका? 1895 के अंदर। सही सम्मिलित युग्म की बात की तो पहला, दूसरा, तीसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात रखो दोस्तों, नोट लगा के याद करो। लखनऊ अधिवेशन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया, लखनऊ अधिवेशन कब आता दोस्तों? आपके 28 दिसंबर 1936 को। लखनऊ अधिवेशन की बात करें 28 दिसंबर 1936 को। तो संविधान सभा की औपचारिक मांग है का आशय का प्रस्ताव पारित किया गया, संविधान सभा की औपचारिक मांग का आशय का प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव पारित किया गया। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर, नोट लगा याद करना है कि संविधान सभा की जो औपचारिक मांग का आशय था वो किस अधिवेशन के अंदर प्रस्ताव पारित किया गया था? वो किया गया था दोस्तों आपके लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? आपका 28 दिसंबर 1936 को। कब हुआ था आपका? 28 दिसंबर 1936 को हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की मांग करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है 1931 में कि कराची प्रस्ताव की वैचारिक विशेषता नहीं थी? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार था, समानता का अधिकार था, क्या दोस्तों? समानता अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की बात की गई, लेकिन प्रांतीय स्वायत्तता की संवैधानिक सूची पर बात नहीं की गई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विकल्प कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। संविधान सभा की मांग के विकास के संबंध में कौन कौन से कथन सही है? ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसलिए बार बार आपको देखने को मिल रहे हैं। एम.एन. रॉय की मांग व्यक्तिगत थी, बिल्कुल राइट। कब रखी थी? 1934 के अंदर, तो पढ़ चुके हैं। कांग्रेस की मांग संगठनात्मक और औपचारिक थी, बिल्कुल राइट। कब रखी थी दोस्तों? जून 1934 के अंदर। नेहरू रिपोर्ट संविधान सभा द्वारा तैयार की गई थी, नेहरू रिपोर्ट संविधान सभा द्वारा तैयार की गई थी क्या? नहीं दोस्तों, संविधान सभा द्वारा तैयार नहीं की गई थी। नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई थी? आपकी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। कब आई थी दोस्तों? 1928 के अंदर। कब आई थी? 1928 के अंदर। तो कोर्ट की बात करें तो पहला, दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1936 कब हुआ था दोस्तों? 28 दिसंबर 1936 को। 28 दिसंबर 1936 में
पारित प्रस्ताव का एक ऐतिहासिक महत्व किस तथ्य से सर्वाधिक स्पष्ट होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि लखनऊ अधिवेशन 1936 में पारित प्रस्ताव का ऐतिहासिक महत्व किस तथ्य से सर्वाधिक स्पष्ट होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है आपका संविधान सभा की अवधारणा को संगठनात्मक स्वीकृति मिलना, संविधान सभा की पहली बार व्यक्तिगत मांग को मान्यता मिलना, ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान निर्माण की स्वीकृति, प्रांतीय स्वायत्ता की घोषणा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? बताओ भाई। राइट आंसर हो जाएगा आपका संविधान सभा की अवधारणा को संगठनात्मक स्वीकृति मिलना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अभी हमने पीछे पढ़ा था कि लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा का आशय का प्रस्ताव पारित किया गया था। पीछे पढ़ चुके थे ना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये देखिए रेस ईयर क्वेश्चन है आपका ये। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य शर्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से आपने 1938 के वक्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य शर्त के रूप में प्रस्तुत किया गया था? बताओ भाई। सीमित मताधिकार द्वारा संविधान सभा, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, निर्वाचित संविधान सभा एवं बाहरी हस्तक्षेप का अभाव, नामित प्रतिनिधियों द्वारा संविधान का निर्माण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। ऑप्शन नंबर 3 निर्वाचित संविधान सभा एवं बाहरी हस्तक्षेप का अभाव होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वक्तव्य क्या था दोस्तों इनका? खत्म पूछा जा सकता है बार बार एग्जाम के अंदर, कभी भी आ सकता है। इस संविधान सभा का गठन निर्वाचित संविधान सभा के रूप में निर्वाचित संविधान सभा के रूप में वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा वह इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। वह इसमें किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। और एग्जाम के अंदर एक कथन भी आ चुका है कि ये किसने कहा था कि इस संविधान सभा का गठन निर्वाचित संविधान सभा के रूप में वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा, वह इसमें किसी भी प्रकार का भारी हस्तक्षेप नहीं स्वीकार नहीं होगा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का वक्तव्य था। कब दिया गया था दोस्तों? 1938 के अंदर। कब आया था दोस्तों ये वक्तव्य? 1938 के अंदर आया था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कथन ये दे रखा है अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव कब आया था दोस्तों? 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान निर्माण के अधिकार को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हम कर भी चुके हैं। कल भी क्या था कि अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किसने किया था? तो प्रस्तुत ये प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। यानी यहाँ पर दिया हुआ हमारा किसने स्वीकार किया था दोस्तों? आपके लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ए और आर कथन और कारण आधारित विकल्प चुनिए। ए और आर दोनों सही है तथा बी एक की सही व्याख्या करता है क्या? नहीं करता दोस्तों। तो ए और आर दोनों सही है तथा बी एक की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नोट लगा के याद करना। अगस्त प्रस्ताव कब आया था दोस्तों? 1940 के अंदर, जिसके अंदर संविधान सभा के निर्माण की यानी बात करें सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अगस्त प्रस्ताव 1940 को प्रस्तुत किसके द्वारा किया गया था? आपका लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। किसके? लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। ये क्वेश्चन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। फिर से कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वर्तमान समय में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में 2018 में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। फर्स्ट ग्रेड 2018। लखनऊ अधिवेशन प्रस्ताव कब आया था दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन प्रस्ताव 28 दिसंबर, देखो फिर से याद करो, 28 दिसंबर 1936 को। ठीक है दोस्त। अगस्त प्रस्ताव कब आया दोस्तों आपके? अगस्त 1940 में। कब आया दोस्तों आपके? अगस्त 1940 में।
किस मिशन दोस्तों भारत कब आया था आपका, बताओ भाई। 1942 के अंदर। कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी दोस्तों भारत में। भाई कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कब हुई थी, वो हुई थी दोस्तों आपके 16 मई 1946 को, 16 मई 1946 को। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका। और भारत का पूछा था वैसे, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। देखो बात करते हैं कराची, सबसे पहले कहाँ पर पूछा था, कराची के अंदर। सबसे पहले कराची पूछा था कब दोस्तों आपका, बताओ भाई। 23 मार्च को, 23 मार्च को कराची पूछा। और फिर दूसरा दोस्तों दिल्ली के अंदर पूछा, दिल्ली का पूछा दोस्तों आपके 24 मार्च को। और दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कब हुई आपकी, घोषणा हुई दोस्तों आपके 16 मई 1946 को। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका। वैसे भी 1 2 3 आएगा, यदि कराची द्वितीय पूछे कि भारत का पूछा, ठीक है, तो आपका 23 मार्च 1946 को, और दिल्ली पूछा आपका 24 मार्च 1946 को, और घोषणा हुई दोस्तों आपके 16 मई 1946 को। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, घोषणा वाला, ये आपके एग्जाम में आ चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। कैबिनेट मिशन की घोषणा कब हुई थी, तो 16 मई 1946 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कालानुक्रम के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स प्रस्ताव 1942 का आधिकारिक नाम था। निम्न से कौन सा क्रिप्स जो प्रस्ताव 1942 का आधिकारिक नाम था। युद्ध कैबिनेट की प्रारूप घोषणा, भारत स्वशासन योजना, क्रिप्स की अंतिम घोषणा, भारत संक्रमण योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, युद्ध कैबिनेट की प्रारूप घोषणा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका वास्तविक नाम था दोस्तों, यानी आधिकारिक नाम था। क्रिप्स मिशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में पूछा गया, तो पूछा जा सकता है क्रिप्स मिशन प्रस्ताव भारत कब आया था, तो 1942 के अंदर आया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये पूछा जा चुका है कि क्रिप्स प्रस्ताव का आधिकारिक नाम क्या था, वो था दोस्तों आपके युद्ध कैबिनेट की प्रारूप घोषणा। युद्ध कैबिनेट की प्रारूप घोषणा किसके नेतृत्व में गठित किया गया था दोस्तों आपका, इसका नेतृत्व किसने किया था आपका, इसका नेतृत्व किया था दोस्तों आपके सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसका नेतृत्व किया था। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर। अन्य नाम दोस्तों इसे, अन्य नाम की बात करें तो दोस्तों इसे ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है किसको, क्रिप्स मिशन को। यह भी आपको याद होना चाहिए साथ साथ। विरोध दोस्तों, इसका विरोध दोस्तों आपके भारत की राजनीति में बात करें तो कांग्रेस ने भी किया, और दोस्तों मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने भी दोस्तों इसका विरोध किया। प्रभाव की बात करें दोस्तों, कैसा रहा इसका, असफल। भारत में इसका प्रभाव क्या रहा दोस्तों, ये असफल हो गया। ये क्वेश्चन आपके खतरनाक आधारित क्वेश्चनों में पूछा जा सकता है। सीधा सीधा कथन बन सकते हैं यहाँ से, क्रिप्स मिशन के बारे में असत्य कथन को चुनिए या निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, छोटी से छोटी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित का सही सम्मिलित युग्म चुनिए। निम्नलिखित का सही सम्मिलित युग्म चुनना है हमें। चलो चुनते हैं दोस्तों। सही सम्मिलित युग्म कौन सा है आपका, लखनऊ अधिवेशन संविधान सभा की मांग का औपचारिक समर्थन किया गया, बिल्कुल राइट। देखो सबसे पहले देखो लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था आपका, फिर से देखो क्वेश्चन आ गया अपना। तो दोस्तों 28 दिसंबर को आता है। कब हुआ था आपका, 28 दिसंबर 1936 को। और औपचारिक मांग कब रखी गई थी दोस्तों आपकी, औपचारिक मांग कब रखी गई थी आपकी संविधान सभा की। अब आप बोलो कितनी बार रिविजन हो गया अपना। तो मांग रखी गई थी दोस्तों आपकी जून 1934 को। और व्यक्तिगत मांग किसने रखी थी आपकी, व्यक्तिगत मांग किसने रखी थी, बताओ भाई। जैसे क्वेश्चन आया आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, अभी तो पढ़ा है हमने पीछे। व्यक्तिगत मांग रखी थी दोस्तों आपके M.N. रॉय ने। M.N. रॉय ने व्यक्तिगत मांग रखी थी कब, 1934 के अंदर। इस औपचारिक मांग को समर्थन कब मिला दोस्तों, कांग्रेस का
लखनऊ अधिवेशन में कब? 28 दिसंबर 1938 को। तीनों क्वेश्चन आपके बार बार पूछे गए एग्जाम के अंदर। अगस्त प्रस्ताव की बात करें, संविधान निर्माण की स्वीकृति मिली, बिल्कुल अगस्त प्रस्ताव में संविधान निर्माण की स्वीकृति मिली। कब आया था दोस्तों अगस्त प्रस्ताव? 1940 के अंदर। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? ये प्रस्तुत की बात करें तो आपके लॉर्ड जनरल थे, आपके जनरल लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्रिप्स प्रस्ताव संविधान सभा का तत्काल गठन? नहीं दोस्तों, इसके अंदर संविधान सभा का तत्काल गठन का प्रावधान नहीं था। कैबिनेट मिशन संविधान सभा की वास्तविक स्थापना, बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछे कि संविधान सभा की वास्तविक स्थापना कौन से मिशन के बाद हुई थी? तो कैबिनेट मिशन के बाद हुई थी। कौन से मिशन के बाद? कैबिनेट मिशन। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया था आपका? सबसे पहले भारत की बात करें, देखो कराची पहुंचा था आपका। कराची कब आया था आपका? 23 मार्च को। दिल्ली कब आया दोस्तों? ये दिल्ली का पूछा आपका 24 मार्च 1946 को। और इन कैबिनेट मिशन के बाद में दोस्तों इसको घोषणा कब हुई आपकी? इसकी घोषणा हुई थी आपकी कैबिनेट मिशन की, वो हुई थी दोस्तों आपकी 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को घोषणा होती है। कब होती है? 16 मई 1946 को घोषणा होती है। और दोस्तों संविधान सभा की वास्तविक स्थापना कब होती है आपकी? कैबिनेट मिशन के दौरान होती है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। तो हमें क्या पूछा गया था? सही युग्म। तो पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा गठन किस संवैधानिक योजना के अंतर्गत किया गया? भारत में संविधान सभा गठन किस संवैधानिक योजना के अंतर्गत किया गया? अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना। दोस्तों आपके कैबिनेट मिशन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। विकल्प कोड के आधार पर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर हमें चुनना है, चलो चुनने की। कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? कैबिनेट मिशन के योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये आपको प्रवेश से क्वेश्चन नहीं, यहाँ से करना 2 से 1, यहाँ पर 2 करना दोस्तों, यहाँ पर 3 करना, ये अपना प्रश्न है। ठीक है, कैबिनेट मिशन की योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसने संविधान सभा की संरचना निर्धारित की, बिल्कुल। संविधान सभा की संरचना किसने निर्धारित की थी? आपकी कैबिनेट मिशन ने। किसने की थी? आपकी कैबिनेट मिशन योजना ने 1946 के अंदर आया था दोस्तों। ये योजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घोषित हुई थी। नहीं दोस्तों, ये योजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घोषित नहीं हुई, ये आपका गलत हो जाएगा। इसी के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ, बिल्कुल राइट। भाई संविधान सभा गठन भारत के अंदर कौन से मिशन के अंतर्गत हुआ? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ था, बिल्कुल राइट। तो हमें सही कोड पूछा है तो आपका पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन योजना की आधिकारिक घोषणा किस तिथि को प्रकाशित हुई? और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर। वैसे क्वेश्चन सारे आपके एग्जाम में आ चुके हैं। कैबिनेट मिशन योजना की आधिकारिक घोषणा किस तिथि को प्रकाशित हुई? 29 मार्च 1946 को, 9 अप्रैल 1946 को, 16 मई 1946 को, 21 जून 1946 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका 16 मई 1946 को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 को ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल मिशन कहे जाने का प्रमुख कारण क्या था? जो आपका क्रिप्स मिशन 1942 आया था उसको ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल मिशन कहे जाने का प्रमुख कारण क्या था? देखो क्वेश्चन कर चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीछे के क्वेश्चनों पर डिपेंड थे, तो सारे क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए थे और बार बार आपके क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों क्रिप्स मिशन 1942 को ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल मिशन कहे जाने का प्रमुख कारण क्या था? स्टैफोर्ड क्रिप्स का ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य होना, मिशन का द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आना, मिशन का सैन्य उद्देश्यों से संबंधित होना, भारतीय सेनाओं की युद्ध में भागीदारी सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 स्टैफोर्ड क्रिप्स का ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल का सदस्य होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कथन ये दे रखा आपका क्रिप्स मिशन को कांग्रेस और मुस्लिम दोनों लीगों ने अस्वीकार किया, बिल्कुल राइट। कांग्रेस ने भी अस्वीकार किया और मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकार किया, बिल्कुल सत्य बात है। क्रिप्स मिशन ने तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा की, नहीं दोस्तों, तत्काल पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने की घोषणा नहीं की, यह आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा।
कारण के आधार पर सही विकल्प चुनिए। तो पहला सही है दोस्तों, कथन सही है, और आपका कारण गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को पीछे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। फिर से कालानुक्रम का क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, तो भारत कब आया था दोस्तों क्रिप्स मिशन, बताओ भाई। तो कब आया था दोस्तों आपके 1942 के अंदर। क्रिप्स मिशन की असफलता, फिर 1942 में दोस्तों विरोध हुआ इसका, और विरोध को किसने किया दोस्तों, कांग्रेस ने भी विरोध किया, प्लस मुस्लिम लीग ने भी दोस्तों इसका क्या किया, विरोध किया। तो ये तो प्रमुख लीग थी अपनी। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, भारत आगमन कब हुआ था दोस्तों आपका 23 मार्च 1946 को कराची पहुंचा, 24 मार्च 1946 को कहाँ पहुंचा दोस्तों, दिल्ली पहुंचा। तो राइट आंसर क्या जगह 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रिप्स मिशन की असफलता का सही विश्लेषण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्रिप्स मिशन की असफलता का सही विश्लेषण करता है। दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अस्वीकार किया गया, ब्रिटिश सरकार का समर्थन न मिलना, प्रांतीय स्वायत्तता की घोषणा न होना, संविधान सभा की अवधारणा का पूर्ण अभाव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके, दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा अस्वीकार किया जाना। कौन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संख्यात्मक दृष्टि से पूर्णतः सही है। कौन सा कथन संख्यात्मक दृष्टि से पूर्णतः सही है, बताओ भाई। कुल सदस्य की बात करें 389, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत के से और आपके 93 देशी रियासतों से। कुल सदस्य 392, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से और 96 दोस्तों किससे, देशी रियासतों से। कुल सदस्य 385, जिनमें 292 ब्रिटिश भारत से और 93 देशी रियासतों से। कुल सदस्य 389, जिनमें 292 ब्रिटिश भारत से और 97 देशी रियासतों से। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, कुल सदस्य कितने थे आपके 389। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे आपके 389, जिनमें से ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य थे आपके 296, देशी रियासतों से कितने सदस्य थे आपके 93। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं किसकी, कैबिनेट मिशन की। किसकी बात करते हैं दोस्तों आपकी, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं। कौन सा मिशन आता है दोस्तों आपका, कैबिनेट मिशन। कब आता है दोस्तों आपकी 1946। कब आता है दोस्तों 1946 के अंदर। दोस्तों इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे आपके, इसके अध्यक्ष थे आपके दोस्तों लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस इसके क्या थे आपके अध्यक्ष थे, ठीक है, भारत मंत्री थे दोस्तों आपके, भारत मंत्री। इसके अलावा दोस्तों आपके व्यापार मंडल के अध्यक्ष कौन थे आपके, व्यापार मंडल अध्यक्ष ये कौन थे दोस्तों आपके, ये थे दोस्तों आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स इसके अलावा ये सदस्य और थे आपके नौवहन विभाग के प्रमुख। विभाग के प्रमुख ये कौन थे दोस्तों आपके, ये थे आपके दोस्तों आपके एवी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ये क्या थे दोस्तों आपके नौवहन विभाग के प्रमुख थे। यानी कैबिनेट मिशन में निम्नलिखित 3 सदस्य थे। कौन थे आपके 3 सदस्य थे इसके अंदर, कौन कौन थे आपके, इसके अध्यक्ष तो बनाए गए थे आपके भारत सचिव बने थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने थे दोस्तों आपके स्टेफोर्ड क्रिप्स। नौवहन विभाग के प्रमुख बने थे दोस्तों आपके एवी अलेक्जेंडर। सबसे पहले आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। इसी मिशन के तहत दोस्तों क्या किया गया, आपका संविधान सभा का गठन किया गया।
संविधान सभा का गठन किया गया। अब दोस्तों संविधान सभा का गठन किया गया तो संविधान सभा के अंदर कुल सदस्य कितने चुने गए आपके, कुल सदस्य की बात करें तो कुल सदस्य चुने गए दोस्तों आपके 389। कितने चुने गए आपके 389। उसमें बात करें आपके ब्रिटिश भाषी कितने थे इनमें से, ब्रिटिश भारत की बात करें ब्रिटिश भारत की बात करें दोस्तों तो कितने चुने गए आपके 296। ठीक है। और वहीं बात करें देशी रियासतों से कितने थे आपके, देशी रियासतों से बात करें तो वो चुने गए थे आपके 93। फिर दोस्तों जो ब्रिटिश भारत थे उनको भी 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में दोस्तों, 2 भागों में। इनके अंदर दोस्तों आपकी बात करें 292 सदस्य तो 11 ब्रिटिश प्रांतों से थे। 292 सदस्य 11 जो ब्रिटिश प्रांत थे प्रांतों से। और दोस्तों बच गए कितने आपके 4 सदस्य। 4 सदस्य कहाँ से ले गए थे आपके बताओ भाई, चीफ कमिश्नर से, जो आपके चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से यानी चीफ कमिश्नर से, कमिश्नरी से। जो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है आपके एग्जाम के अंदर बार बार। तो राइट आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर 1। 11 प्रांत कौन कौन से थे आपके, ब्रिटिश प्रांतों की बात करें 11 प्रांत कौन कौन से थे आपके, पंजाब था, संयुक्त प्रांत था, मध्य प्रांत था आपका, बरार था, बिहार था, बंगाल, असम हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, मद्रास प्रांत हो गया आपका, बम्बई प्रांत हो गया, सिंध व उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत हो गए। यहाँ पे 11 प्रांत थे। 4 आपकी बात करें कमिश्नर कौन थे आपके, अजमेर मेरवाड़ा अपने राजस्थान के अंदर था, ब्रिटिश बलूचिस्तान, कुर्ग व दिल्ली। ये क्या थे दोस्तों आपके चीफ कमिश्नरी थे। कितने 4, कौन कौन से थे आपके, देखो अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान वाला, इसके अलावा कौन सा था आपका दोस्तों, इसके अलावा था आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान। इसके अलावा तीसरा था आपका दोस्तों कुर्ग व दिल्ली। चौथा कौन सा था आपका दिल्ली। 4 ऐसे सदस्य थे जो आपके चीफ कमिश्नरी से चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, कथन ये दे रखा है हमारा, संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से 296 सदस्यों का प्रतिनिधित्व था। तो बिल्कुल राइट, ब्रिटिश भारत से 296 सदस्यों का प्रतिनिधित्व था। इन 296 सदस्यों में 11 ब्रिटिश प्रांतों एवं 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों का प्रतिनिधि शामिल थे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, दोनों सही बात है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा क्या। तो कथन कारण की बात करें और आर दोनों सही है तथा बी एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा दल संविधान सभा में केवल 1 सीट प्राप्त करने वाले दलों में सम्मिलित नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा दल संविधान सभा में केवल 1 सीट प्राप्त करने वाले दलों में सम्मिलित नहीं था। कर्षक प्रजा पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, अनुसूचित जाति परिसंघ, यूनियनिस्ट पार्टी। तो कौन सा था भाई बताओ भाई। देखो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना की। ये डेट तो आपको याद होनी चाहिए। घोषणा कब हुई, इसकी घोषणा कब हुई थी, पूछी जा चुकी है 16 मई 1946 को। कब हुई थी, 16 मई 1946 को। इस घोषणा के बाद दोस्तों आपके जुलाई अगस्त 1946 को क्या होते दोस्तों, चुनाव होते। क्या होते दोस्तों आपके, चुनाव होते। किसके, संविधान सभा के। संविधान सभा के पहली बार चुनाव कब होते हैं आपके कैबिनेट मिशन के बाद, जुलाई अगस्त 1946 को। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। कौन से दल ने कितनी सीटें प्राप्त की इसके अंदर दोस्तों, बात करें राजस्थान, सॉरी कुल दल कितने भाग लेते हैं इसके अंदर, कुल दल भाग लेते दोस्तों आपके 8। कितने दल थे आपके, 8 दल थे। उनमें दोस्तों आपके कांग्रेस सर्वाधिक सीट किसने प्राप्त की थी, आपकी कांग्रेस ने सर्वाधिक सीट कांग्रेस ने प्राप्त की थी। कितनी दोस्तों, 208। दूसरा दल था दोस्तों आपकी मुस्लिम लीग,
जिसने कितनी सीटें प्राप्त की थी दोस्तों आपकी 73। तीसरा प्रमुख दल था दोस्तों आपका कौन सा, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी। इसने दोस्तों कितनी सीटें प्राप्त की थी आपकी, 3 सीट प्राप्त की थी, कितनी, 3। इसके अलावा दोस्तों चौथा आपका था आपका अनुसूचित जाति परिसंघ, अनुसूचित जाति ऐसी परिसंघ, इसने दोस्तों 1 सीट प्राप्त की थी। पांचवा आपका प्रमुख जो दल था वो था दोस्तों आपकी कर्षक प्रजा पार्टी, कर्षक प्रजा पार्टी। इसने कितनी सीट प्राप्त की थी दोस्तों आपकी, 1। छठा प्रमुख दल कौन सा था आपका दोस्तों, छठा प्रमुख दल था अपना कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट, और इसने भी कितनी सीट प्राप्त की थी दोस्तों, 1 सीट प्राप्त की थी। और सातवां प्रमुख दल था दोस्तों आपका कौन सा, सिख गैर कांग्रेसी, सिख गैर कांग्रेसी। इसने भी कितनी सीट प्राप्त की आपकी दोस्तों, 1 सीट प्राप्त की। और अंतिम आपका दल था 8वां, वो कौन सा था आपका, निर्दलीय, यानी बात करें इन्होंने कितनी सीट प्राप्त की दोस्तों, 8। ठीक है, और कुल सीटें कितनी जीती दोस्तों इन्होंने, कुल सीटें कितनी जीती आपकी, कुल सीट थी अपनी 296, कितनी थी आपकी, 296। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में अपनी कमजोरी स्थिति को देखते हुए इस संविधान सभा का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग की बात करते हैं दोस्तों, कितनी सीटें प्राप्त हुई आपकी, 73। कमजोर स्थिति के कारण संविधान सभा का क्या बहिष्कार किया, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। संविधान सभा का बहिष्कार किया, ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा चुका है कि कांग्रेस ने बात करी, सॉरी मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था, क्योंकि जुलाई अगस्त 1946 में उनकी स्थिति थी वो कमजोर थी, क्योंकि मात्र 73 सीट उन्हें प्राप्त हुई थी। इस कारण उन्होंने संविधान सभा क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया था। क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जा चुका है। अब देखो मैं क्या पूछा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दल संविधान सभा में केवल 1 सीट प्राप्त करने वाले दलों में सम्मिलित नहीं था। तो दोस्तों कर्षक प्रजा पार्टी 1 सीट प्राप्त हुई। कम्युनिस्ट पार्टी कितनी है आपकी, बताओ भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ये रही आपकी 1 सीट प्राप्त हुई। अनुसूचित जाति परिसंघ को आपकी 1 सीट प्राप्त हुई, ये आपका एससी परिसंघ। एक यूनियनिस्ट पार्टी की बात करें, इसको 3 सीटें मिली थी, कितनी सीटें मिली थी आपकी, 3 सीटें। तो ये आपके दोस्तों केवल 1 सीट प्राप्त करने वाले दलों में सम्मिलित नहीं था। कौन सा, यूनियनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, अच्छे लेवल का ये क्वेश्चन था। सारी चीज़ें यदि आपको याद है तभी इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, यानी 8 की 8 चीज़ें आपको याद है, निर्दलीय सहित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित का सही सम्मिलित युग्म देखिए हम कर चुके हैं। कांग्रेस ने दोस्तों 208 सीटें प्राप्त की थी, कितनी, 208। मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें प्राप्त की थी दोस्तों आपकी, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें। निर्दलीय ने आपके 8 सीटें, और आपकी यूनियनिस्ट पार्टी ने दोस्तों 3 सीटें प्राप्त की थी। सी कोड की बात करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मताधिकार से नहीं किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मताधिकार से नहीं किया गया, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत गठित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य निर्वाचन करता थे। कौन थे आपके, 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो गठित प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे, उन्होंने दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। ठीक है, निर्वाचन करता थे, यहाँ पर देखो निर्वाचन करता लिखा हुआ है। तो कारण भी सही है, कथन और कारण के आधार पर सही विकल्प, कारण ए और बी दोनों सही है, तथा बी की व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर 1। यानी प्रत्यक्ष मताधिकार नहीं था, यानी आम जनता ने चुनाव नहीं लड़ रहा था, ये उन्होंने वोट नहीं दिया था। जो आपके 1935 का भारत शासन अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1935 आपके इस सिलेबस के अंदर है दोस्तों, सिलेबस के अंदर भारत शासन अधिनियम 1935 है, तो ध्यान से पढ़ना इसको। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत गठित जो प्रांतीय विधानसभा थी, उनके जो सदस्य थे निर्वाचनकर्ता, वो आपके दोस्तों सदस्य थे, उन्होंने निर्वाचन किया था किसका, संविधान सभा के सदस्यों का। तो ऑप्शन नंबर 1 और बी दोनों सत्य है, तो बी की व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका। 1935 और 1919 दोनों अधिनियम आपके सिलेबस के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर। सेकंड ग्रेड के अंदर नहीं है भाई दोस्तों, सेकंड ग्रेड के अंदर आपका संविधान निर्माण है, संविधान सभा है, लेकिन आपका 1935 और 1919 का अधिनियम इस बार हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
संविधान सभा हेतु सीटों का आवंटन के संदर्भ में सही कथन चुनिए। प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान था। कितने लाख बताओ भाई? प्रति 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रावधान था। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। प्रति 5 लाख जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित नहीं दोस्तों, यह आपका गलत हो जाएगा। सभी प्रांतों को समान सीटें देगी? नहीं दोस्तों, सभी प्रांतों को समान सीटें नहीं देगी। केवल ब्रिटिश प्रांतों की जनसंख्या को आधार बनाया गया था? नहीं दोस्तों, केवल ब्रिटिश प्रांतों की जनसंख्या को आधार बनाया गया नहीं दोस्तों। तो राइट आंसर हमें क्या पूछा? सही पूछा, तो पहला ही आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्योंकि तत्कालीन संविधान सभा के सदस्यों जो निर्वाचन हुआ था उस समय वयस्क मताधिकार लागू करना कठिन था, इसलिए दोस्तों 1935 का जो अधिनियम के अंदर जो आपकी प्रांतीय विधानसभा गठित की गई थी, उन्हीं सदस्यों के द्वारा दोस्तों निर्वाचन करवाया गया, उनके द्वारा ही सदस्य चुने गए किसके? संविधान सभा के। तो सीटों का आवंटन की बात करते हैं। सीटों का आवंटन क्या कहता है? आपकी सामान्य को कितनी सीटें मिली थी दोस्तों? आपकी सामान्य को सीटें दी गई थी 213 सदस्य। मुस्लिम को कितनी सीट दी गई? आपकी मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम को 79 सदस्य सीट दी गई थी, और दोस्तों इनमें से 73 जीत गए थे। जीते कितने थे आपके? 73 जीते थे। फिर भी दोस्तों इन्होंने बहिष्कार कर दिया संविधान सभा का। और दोस्तों सिख को कितनी सीट मिली? आगे सिख केवल पंजाब के अंदर मिली थी दोस्तों, ये केवल पंजाब में वो सीटें मिली थी दोस्तों आपकी 4। कितनी सीटें मिली थी आपकी दोस्तों? 4 सदस्य मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं या प्रावधानों का सही तार्किक क्रम चुनिए। घटनाओं या प्रावधानों का सही तार्किक क्रम हमें चुनना है। चलो चुनते हैं दोस्तों। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनाव, धार्मिक आधार पर सीटों का विभाजन, जनसंख्या के अनुपात में एक सीट। जनसंख्या अनुपात यानी प्रति 10 लाख की बात करें, 10 लाख पर एक सीट। सबसे पहले तो ये आपकी सीट का आवंटन होता में तार्किक यानी प्रावधानों का सही क्रम पूछा है। तो सबसे पहले दोस्तों 10 लाख में क्या दी गई थी? एक सीट। तो सबसे पहले 3 आएगा, तो 3 इसमें है और 1 के अंदर है, तो दूसरा और चौथा ऑप्शन गलत है। फिर दोस्तों बात करें दोस्तों, दूसरा कथन क्या आ जाएगा आपका? प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनाव, बिल्कुल, जो 1935 के अधिनियम के तहत जो प्रांतीय विधानसभा का गठन किया गया था के सदस्यों द्वारा निर्वाचन, ठीक है। दूसरा कारण ये था, पहले तो सीट दी गई, दूसरा आपके प्रांतीय विधानसभा द्वारा चुनाव करवाया गया। धार्मिक आधार पर सीटों का विभाजन, किसके आधार पर? धार्मिक आधार पर। तो हमने देखा अभी सामान्य कितनी दी गई थी, फिर से देख लो, वहाँ पर बताया मैंने, यहाँ पर दोबारा बताना पड़ रहा है। सामान्य को 213। मुस्लिम की बात करें दोस्तों 76, उनमें से 73 जीत गए थे। सिखों की बात करें केवल पंजाब में मिली थी दोस्तों इनको 4 सीट। संविधान सभा का गठन, लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका संविधान सभा का गठन किया गया। तो 3, 1, 2, 4, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रावधानों की बात करें, ये प्रावधान किए गए थे आपकी क्रमवार यानी घटनाओं की बात करें, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश भारत में धार्मिक समूह को आवंटित सीटों का सही संयोजन है? देखो, सामान्य को 213, मुस्लिम को 79 और सिख को कितनी की दी गई? आपकी 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये चीज़ें कर चुके हैं हम, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत ऑड वन आउट की पहचान करनी है हमें। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुनाव। तो दोस्तों आपके असंगत प्रत्यक्ष वयस्क मताधिकार यानी बात करें नहीं हुआ था आपके संविधान सभा के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत के विभाजन के पश्चात पुनर्गठित संविधान सभा, भारत के विभाजन के पश्चात पुनर्गठित संविधान सभा 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, चलो करते दोस्तों।
जून 1947 को योजना के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। बिल्कुल राइट। कब की बात है दोस्तों आपकी? 3 जून 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। 389 से घटकर दोस्तों कितने हो गए आपके? 299 रह गई। बिल्कुल राइट। क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा जा चुका है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी घटकर? 299। कितनी? 299 सीटें हो गई थी दोस्तों। पुनर्गठित संविधान सभा में सर्वाधिक सीटें मद्रास प्रांत को प्राप्त हुई। सर्वाधिक सीटें मद्रास प्रांत को प्राप्त हुई क्या? नहीं दोस्तों, मद्रास प्रांत को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी आपकी? 49। लेकिन दोस्तों फिर सर्वाधिक किसको प्राप्त हुई? सर्वाधिक प्राप्त हुई थी दोस्तों आपके संयुक्त प्रांत को। किसको प्राप्त हुई दोस्तों? आपके संयुक्त प्रांत को प्राप्त हुई। कितनी हुई आपकी दोस्तों? आपकी 55। कितनी सीटें मिली आपकी? 55 सीटें मिली। पुनर्गठित संविधान सभा में ब्रिटिश, भारतीय एवं चीफ कमिश्नरी मिलाकर कुल 229 सीटें थी। कुल 229 सीटें थी। ब्रिटिश, भारतीय हेतु 226 की बात करें और 3 हो गई आपकी चीफ कमिश्नरी। कितनी हो गई थी आपकी? 3 सीटें। और ब्रिटिश भारतीय कितनी थी दोस्तों आपकी? 226। तो कुल कितनी होगी आपकी? 229। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो आपका दोस्तों पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारत के विभाजन और पुनर्गठित संविधान सभा 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? बताओ भाई। पहला दे रखा है, हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए, इसलिए सबसे बड़ी देशी रियासत मैसूर थी। बिल्कुल राइट। सबसे बड़ी रियासत कौन सी बन जाती है आपकी? मैसूर। क्यों? क्योंकि हैदराबाद के जो प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य शामिल नहीं हुए थे, इसलिए सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी आपकी? मैसूर थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। पुनर्गठित संविधान सभा की पहली बैठक 31 सितंबर 1947 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों आपकी? 31 सितंबर 1947 को हुई थी। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। मैसूर की कितनी सीट थी दोस्तों आपकी? 7 सीट थी। संविधान सभा में संविधान निर्माण के साथ साथ अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। बिल्कुल राइट। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के साथ साथ अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। बिल्कुल राइट। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे क्या? नहीं दोस्तों, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यह आपका गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखो, बात करें सर्वाधिक सीटें देशी रियासतों की बात करें दोस्तों, आपकी देशी रियासतों की बात करें यहाँ पर, तो सर्वाधिक सीटें किसकी थी दोस्तों? हैदराबाद की। हैदराबाद को कितनी सीटें दी गई थी आपकी दोस्तों? 16। कितनी थी आपकी? 16। फिर दोस्तों 2 नंबर पर कौन था आपका? मैसूर। मैसूर को कितनी थी आपकी? 7। फिर दोस्तों जयपुर, अपना जयपुर की बात करें, जयपुर कितनी थी आपकी? 3। इसके अलावा दोस्तों अपना जोधपुर देशी रियासत अपने राजस्थान के अंदर थे, रजवाड़े, 2 थी। अपना उदयपुर के अंदर दोस्तों कितनी थी आपकी? 2। ठीक है। अलवर के अंदर कितनी दी गई थी दोस्तों आपकी? 1। और इसके अलावा दोस्तों आपके बीकानेर के अंदर 1 थी आपकी। और दोस्तों अपना कोटा था आपका 1। तो चीज़ें याद कर लेना। ये सीटें थी। सर्वाधिक किसको दी गई थी आपकी? 16 हैदराबाद को थी, लेकिन हैदराबाद शामिल नहीं हुआ, तो सबसे बड़ी रियासत कौन सी बन गई आपकी? मैसूर बन गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। यहाँ पे याद करना दोस्तों, अनुसूचित जातियों के कितने सदस्य थे? अनुसूचित जातियों के सदस्य कितने थे दोस्तों आपके? वो थे आपके 28। कितने थे दोस्तों आपके? 28 सदस्य थे। ये चीज़ भी आप याद कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संविधान सभा की प्रथम बैठक है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों आपकी? 9 दिसंबर 1946 के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। चलो करते दोस्तों।
संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें से 9 महिलाएं शामिल थी। बिल्कुल राइट, ठीक है, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। ये स्रोत कहाँ से लिया गया ये भी याद कर लेना। ये स्रोत लिया गया आपके लोकसभा डिजिटल संसद से, लोकसभा डिजिटल संसद से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कंफ्यूज होती है, बुक के गाइडें काफ़ी कंफ्यूज करती है। वर्तमान की बात करें लोकसभा डिजिटल संसद के ऊपर दोस्तों, आपका संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल 207 सदस्य थे और उनमें महिला की गिनती आपकी 9 थी। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। बिल्कुल राइट, अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था दोस्तों? आपके सच्चिदानंद सिन्हा को। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ये भी आपके एग्जाम के अंदर आ चुका है, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत उपाध्यक्ष बनाया गया। किसको मनोनीत उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? आपका फ्रैंक एंथोनी को बनाया गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। जेपी कृपलानी संविधान सभा में बोलने वाले प्रथम सदस्य थे। नहीं दोस्तों, जेपी कृपलानी के आग्रह पर संविधान सभा के वरिष्ठतम जेपी कृपलानी के आग्रह पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और कौन बने दोस्तों? आप ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने। कौन बने दोस्तों? आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। गलत हो जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष पद इसी बैठक में निर्वाचित हो गया। नहीं दोस्तों, संविधान सभा का अध्यक्ष पद इसी बैठक में निर्वाचित हो गया। नहीं दोस्तों, प्रथम सदस्य नहीं थे आपके, गलत हो जाएगा। संविधान सभा का अध्यक्ष पद इसी बैठक में निर्वाचित हो गया। सही बात है कि दोस्तों? पांचवी नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। जेपी कृपलानी संविधान सभा बोलने वाले प्रथम सदस्य थे। बिल्कुल राइट है दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य बात है। और इन्हीं के आग्रह पर दोस्तों आपके अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आपका सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य कथन के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेपी कृपलानी संविधान सभा में बोलने वाले प्रथम वक्ता थे। कौन थे आपके? प्रथम वक्ता। बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये दूसरी प्रथम बैठक थी आपकी। दूसरी बैठक कब हुई थी आपकी? तीसरी बैठक कब हुई थी दोस्तों? आपकी 11 दिसंबर 1946 को। 2 से 10 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक कब होती है दोस्तों? आपकी दूसरी बैठक होती है आपकी दोस्तों 10 दिसंबर 1946 को। और इसमें क्या होता है दोस्तों? इस बैठक में अंदर क्या हुआ? आपका अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र भरेंगे। अध्यक्ष पद हेतु नामांकन पत्र भरेंगे। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तीसरी बैठक की बात करते हैं दोस्तों। कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। कब होती है दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। और दोस्तों इसके अंदर विरोध रूप से निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए आपके। कौन चुने गए दोस्तों? आपके राजेंद्र प्रसाद। ये भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछी जा चुकी है कि राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। कब? आपकी 11 दिसंबर 1946 को। कब दोस्तों? 11 दिसंबर 1946 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका। संविधान सभा के प्रमुख पदाधिकारियों और उनके निर्वाचन नियुक्ति क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम बैठक यानी 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सभापति बनाया गया। बिल्कुल सत्य बात है। फ्रैंक एंथनी जो उसी दिन अस्थायी उपसभापति नियुक्त हो गए थे। बिल्कुल राइट। कब? 9 दिसंबर 1946 को हो गए थे दोस्तों। आपके कौन? फ्रैंक एंथनी, जो कहते हैं आपके मनोनीत उपाध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को निर्विरोध रूप से अध्यक्ष चुना गया। ये लाइन बहुत बार आपके एग्जाम पूछी जा चुकी है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी आपका सही है। 25 जनवरी 1947 को 25 जनवरी 1947 को H.C. मुखर्जी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए, लेकिन विभाजन के बाद पद रिक्त हो गया। बिल्कुल राइट।
लेकिन विभाजन के बाद दोस्तों ये पद क्या हो गया आपका, रिक्त हो गया। 25 जनवरी 1947 को एच.सी. मुखर्जी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए, लेकिन विभाजन हो गया था फिर अपना भारत पाकिस्तान, तो ये पद क्या हो गया आपका, रिक्त हो गया। 16 जुलाई 1947 को 16 जुलाई 1947 को 2 उपाध्यक्ष पद बनाए गए, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य चुने गए, बिल्कुल राइट। सीधा क्वेश्चन पूछे कि 2 उपाध्यक्ष कब बनाए गए आपके संविधान सभा के अंदर पद, 16 जुलाई 1947 को। कौन कौन चुने गए थे आपके, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य चुने गए थे फिर से। संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव की नियुक्ति तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल ने की, बिल्कुल राइट, इंपॉर्टेंट लाइन है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, लॉर्ड वेवेल द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, लॉर्ड वेवेल द्वारा की गई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन पूर्णतः सही है, उपरोक्त में से कौन से कथन आपके पूर्णतः सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा और छठा सारे सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरे के पूरे यहाँ पर आ गए दोस्तों। यहाँ पर एक कौन लिख लेना दोस्तों, ये आपका एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णाचार्य। दोस्तों यहाँ पर बात करें 2 उपाध्यक्षों में से एक उपाध्यक्ष देशी रियासतों से चुना गया, किसके सुझाव पर, 2 उपाध्यक्षों में से एक को देशी रियासतों से चुना गया, यह सुझाव किसने दिया था दोस्तों, यह सुझाव किसने दिया था आपका, तो सुझाव की बात करें दोस्तों, ये सुझाव दिया था आपके एन.बी. खरे ने, एन.बी. खरे ने, खरे के सुझाव पर। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है आपकी। तो सारे के सारे कथन सही है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो पीछे सही कथन चुना है। कुल 207 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें 9 महिलाएं शामिल थी। बिल्कुल सत्य बात है क्या, बिल्कुल सत्य बात दोस्तों। डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा को अस्थायी सभापति बनाया गया, बिल्कुल राइट। क्वेश्चन आपके सारे पूछे गए। फ्रैंक एंथोनी को मनोनीत उपसभापति नियुक्त किया गया, बिल्कुल राइट। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष पद के लिए उसी दिन निर्वाचित किया गया, नहीं दोस्तों। कब चुना गया आपका, 30वीं बैठक में। कब होती है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को। तो 1, 2, 3 सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के चयन के क्रम में सही संयोजन चुनिए। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। एच.सी. मुखर्जी निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए थे आपके 25 जनवरी 1947 को, बिल्कुल राइट। वी.टी. कृष्णाचार्य उपाध्यक्ष चुने गए थे आपके 16 जुलाई 1947 को। कब, 16 जुलाई 1947 को, बिल्कुल राइट। फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपसभापति चुने गए, अस्थायी उपसभापति चुने गए कब, 9 दिसंबर 1946 को। कब चुने गए दोस्तों आपके, 9 दिसंबर 1946 को। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कर चुके हैं पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के 8 सूत्रीय उद्देश्य प्रस्ताव के संदर्भ में सही कथन चुनिए। संविधान सभा के कितने उद्देश्य थे आपके, 8 थे। कितने थे आपके दोस्तों, 8 थे, इंपॉर्टेंट है। किस संदर्भ में सही कथन चुनना है हमें, चलो चुनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया, बिल्कुल राइट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव प्रस्तुत किया, बिल्कुल राइट। चर्चा कब हुई दोस्तों, 16 दिसंबर 1946 तक स्थगित की गई। चर्चा के बाद दोस्तों ये 16 दिसंबर 1946 को तक आपको स्थगित की गई। किसके सुझाव पर दोस्तों, ये सुझाव किसने दिया था आपके, ये दिया था दोस्तों M.R. जयकर के सुझाव पर। और क्या था दोस्तों सुझाव, ये सुझाव था जब तक मुस्लिम लीग और देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल न हो जाए, जब तक मुस्लिम लीग व देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल न हो जाए, संविधान सभा में शामिल न हो जाए तब तक क्या रहेगी दोस्तों आपकी स्थगित की गई, बिल्कुल राइट।
प्रस्ताव दोस्तों 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव का स्वीकृत हुआ दोस्तों आपके 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ, बिल्कुल राइट। मोहनलाल सक्सेना ने उर्दू में अनुवाद पढ़ा। मोहनलाल सक्सेना ने इस प्रस्ताव के उर्दू अनुवाद को संविधान सभा में पढ़ा, बिल्कुल राइट। उद्देश्य प्रस्ताव का सार संविधान प्रस्तावना में निहित है, बिल्कुल राइट। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपका पांचवा सभी सही, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? आपके जवाहरलाल नेहरू ने। इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। आपके जवाहरलाल नेहरू फटेंगे हम अभी व्यक्तित्व के अंदर भी, प्रमुख नेता के अंदर, जहाँ पर हम फटेंगे कि किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव दिया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सारे के सारे कथन सही है दोस्तों आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन थे दोस्तों आपके? महात्मा गांधी आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। लेकिन दोस्तों उन्होंने 1931 में इनकी एक पत्रिका थी आपकी, कौन सी? यंग इंडिया। हम पढ़ चुके हैं ना, महात्मा गांधी की पत्रिका कौन सी थी आपकी? यंग इंडिया। और एक यंग इंडिया पत्रिका आपके लाला लाजपत राय ने निकाली थी, कहाँ से? न्यूयॉर्क से। हम पढ़ चुके लाला लाजपत राय, ठीक है। न्यूयॉर्क से उन्होंने भी एक यंग इंडिया पत्रिका निकाली थी, और एक यंग इंडिया पत्रिका थी किसकी? आपकी महात्मा गांधी की, ठीक है। संविधान के स्वरूप अपनी विचारों को व्यक्त किया था इनमें। इस पत्रिका के अंदर दोस्तों महात्मा गांधी ने संविधान के स्वरूप संबंधी अपने विचार व्यक्त किए। संविधान के स्वरूप संबंधी अपने विचार व्यक्त किए। कौन सी पत्रिका के अंदर दोस्तों? यंग इंडिया के अंदर। कब? 1931 के अंदर। लेकिन सदस्य नहीं थे, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपके महात्मा गांधी के अलावा सदस्य नहीं थे। कौन कौन नहीं थे आपके दोस्तों? ये तो नहीं थे आपके तेज बहादुर सप्रू, भी दोस्तों इसके सदस्य नहीं थे संविधान सभा के। दूसरे आपके दोस्तों जयप्रकाश नारायण भी इसके सदस्य नहीं थे। जयप्रकाश नारायण ये भी दोस्तों आपके संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संविधान सभा की समितियों और उनके प्रमुख सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। संविधान सभा के समितियों और उनके प्रमुख सदस्यों के संबंध में विचार करना है दोस्तों। प्रारूप समिति का प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति का प्रमुख कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। कुल कितने सदस्य थे दोस्तों आपके प्रारूप समिति के अंदर? बताओ भाई, कुल सदस्य कितने थे आपके? सात। संघ समिति प्रमुख कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल राइट। संघ समिति के प्रमुख कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल राइट। सदस्य कितने थे दोस्तों आपके? 15 सदस्य थे। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के प्रमुख वल्लभ भाई पटेल थे, बिल्कुल राइट। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के प्रमुख कौन थे आपके? वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ पर। परिचय पत्र समिति और क्रेडेंशियल समिति के प्रमुख पटाभी सीतारामैया थे। कौन थे आपके? पटाभी सीतारामैया, बिल्कुल राइट। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये भी आपका। परिचय पत्र समिति क्रेडेंशियल समिति के प्रमुख अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे दोस्तों। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। कुल सदस्य कितने थे दोस्तों इसके अंदर? 7। तो ये आपका चौथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है कि उपरोक्त में से कथन पूर्णतः सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैचिंग क्वेश्चन अपना समिति दे रखी है और प्रमुख सदस्य दे रखे हैं दोस्तों। कार्य संचालन समिति कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। वित्त एवं स्टॉप समिति
राष्ट्रीय ध्वज एवं पर तदर्थ समिति, संघ संविधान समिति। तो दोस्तों कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं स्टाफ कमेटी समिति के कौन थे सदस्य आपके? अध्यक्ष कौन थे आपके दोस्तों? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के कौन थे आपके दोस्तों? राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू थे क्या? राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। तो ए और बी, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों कार्य संचालन समिति वाले में थोड़ा सा डाउट है। कार्य संचालन समिति, इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे आपके कार्य संचालन समिति के? तो एक और आपकी के एम मुंशी भी थे आपकी, के एम मुंशी थे दोस्तों। यहाँ पर शायद कार्य संचालन समिति नहीं थी आपकी, संचालन समिति थी। संचालन समिति के कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद थे। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संविधान सभा में वित्त एवं स्टॉप समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति और कार्य संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे? तीनों के मिला के पूछे दोस्तों, तीनों के मिला के पूछे। दोस्तों बात करते हैं वित्त एवं स्टॉप समिति के सदस्य कितने थे आपके? बताओ भाई। 10 थे। राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति में सदस्य कितने थे आपके? 10 थे। कार्य संचालन समिति की बात करें कुल सदस्य कितने थे आपके? 16 थे। तो यहाँ पर भी दोस्तों मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि संचालन समिति में थे आपके 12, ठीक है। तो वहाँ पर भी संचालन समिति में 12 थे। इन तीनों के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों आपके? राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद। और इनका योग देखो आपका 10 + 10 + 12 कितना हो जाएगा? 32। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कार्य संचालन समिति दे रखा है, तो देखो डाउट भी मैं साथ साथ क्लियर कर रहा हूँ। संचालन समिति, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। कार्य संचालन समिति में कुल सदस्य कितने थे दोस्तों आपका? बताओ भाई। के एम मुंशी की अध्यक्षता में बनाई गई थी आपकी। तो इसके अंदर दोस्तों आपके सदस्य थे आपके 3। कुल सदस्य कितने थे आपके? 3 थे दोस्तों। के एम मुंशी अध्यक्षता बनाई गई थी। तो साथ साथ डाउट भी क्लियर कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशन और रीजन दे रखा है आपका। ऐसे रेशन क्या दे रखा है आपका? भारतीय देशी राज्यों के लिए आदर्श संविधान समिति का गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसका किया गया था दोस्तों आपके? आदर्श संविधान समिति का गठन संविधान सभा द्वारा किया गया था कि नहीं दोस्तों? यह समिति संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है, बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सत्य है लेकिन आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? आर आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संविधान सभा की उप समितियों में से निम्नलिखित में से कितनी समिति के प्रमुख सदस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं थे उप समितियों में से। बताओ भाई। प्रारूप समिति, नागरिक तदर्थ समिति, वित्तीय प्रावधान पर विशेषज्ञ समिति, भारतीय राज्यों के लिए आदर्श संविधान प्रारूप समिति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? तो 3 के नहीं थे दोस्तों आपके। नागरिक तदर्थ समिति, वित्तीय प्रावधान पर विशेष समिति और भारतीय राज्यों के लिए आदर्श संविधान प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। कौन आपके? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पैसे दे रखा आपका, एसेरेशन दे रखा और आपका रीजन। प्रेस दीर्घा समिति का प्रमुख उदयनाथ सेन थे। कौन थे आपके दोस्तों? उदयनाथ सेन थे। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है ये तो आपका। यह समिति संविधान सभा में प्रेस संबंधी नियमों को और प्रक्रिया का निरीक्षण करती थी। प्रेस संबंधी नियमों और प्रक्रिया का निरीक्षण करती थी। तो बिल्कुल राइट, कारण भी सीधे रखे। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है। आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? प्रारूप समिति के प्रस्ताव किसने रखा था दोस्तों? बताओ। BN राव ने, सत्यनारायण सिन्हा ने, भीमराव अम्बेडकर ने, M गोपाल स्वामी अयंगर ने। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? सत्यनारायण सिन्हा ने क्या रखा था दोस्तों? प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव रखा था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और कौन सी समिति थी दोस्तों इनकी?
कार्य संचालन समिति, कार्य संचालन समिति के द्वारा रखा गया था। इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिश पर प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किसका? प्रारूप समिति का गठन। और यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये समझ सकते हो, यहाँ से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रारूप समिति से, बहुत क्वेश्चन पूछे गए। कब किया गया दोस्तों? आपका 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को दोस्तों आपका प्रारूप समिति का गठन किया गया था। किसका? प्रारूप समिति का गठन किया गया था। सदस्य की बात करें दोस्तों, कुल सदस्य कितने थे आपके? 7। कुल सदस्य कितने थे दोस्तों आपके? 7। कौन कौन थे 7? देखिए, पहले थे दोस्तों आपके भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर क्या थे दोस्तों आपके? अध्यक्ष। दूसरे सदस्य की बात करें दोस्तों आपका, दूसरे सदस्य कौन थे आपके? दूसरे सदस्य थे दोस्तों आपके एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे प्रमुख सदस्य कौन थे आपके दोस्तों? तीसरे प्रमुख सदस्य थे दोस्तों आपके अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे सदस्य कौन थे आपके दोस्तों? चौथे सदस्य थे आपके के एम मुंशी, मुंशी। पांचवें सदस्य की बात करें दोस्तों आपके, पांचवें सदस्य कौन थे आपके? पांचवें सदस्य थे तो आपके सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, कौन थे आपके? सादुल्लाह। छठे सदस्य की बात करें जो आपके प्रारूप समिति के सदस्य थे, वो कौन थे दोस्तों आपके? बी एल मित्तल, बी एल मित्तल। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बी एल मित्तल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है देखो अभी बताता हूँ। सातवां कौन थे आपके? डी पी खेतान, डी पी खेतान। ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों बी एल मित्तल ने क्या दे दिया था? अपना इस्तीफा दे दिया था। क्या दे दिया था दोस्तों? इस्तीफा दे दिया था, इस्तीफा। इन्होंने क्या दिया? इस्तीफा दिया। तो इनके स्थान पर कौन आए दोस्तों? इनके स्थान पर कौन सदस्य बने? इनके स्थान पर सदस्य बने थे दोस्तों आपके एन माधव राव, एन माधव राव। तो बहुत बार पूछा गया कि प्रारूप समिति के किस सदस्य ने इस्तीफे देने के बाद एन माधव राव को सदस्य बनाया गया? तो वो थे आपके बी एल मित्तल। कौन थे? बी एल मित्तल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यहाँ से। प्रारूप समिति से तो पता नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए, सदस्य नहीं है, ठीक है। और डीपी खेतान की क्या हो गई थी दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके स्थान पर कौन आए थे दोस्तों? इनके स्थान पर कौन आए थे आपके? इनके स्थान पर आए थे दोस्तों आपके टी टी कृष्णाचारी, टी टी कृष्णमाचारी। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। दोनों से आपका बार बार पूछा गया है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है प्रारूप समिति की पहली बैठक, पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? तो पहली बैठक होती है दोस्तों आपके 30 अगस्त 1947 को, 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक होती है। और इस पहली बैठक में दोस्तों आपके इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया, यानी सभापति किसको चुना गया? आपका सभापति चुना गया आपके डॉक्टर भीमराव आर अम्बेडकर को। सीधा क्वेश्चन पूछे जाए कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष कब चुना गया? 30 अगस्त 1947 को, यानी अगले दिन, यानी पहली बैठक के अंदर चुना गया था दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो मूल 7 सदस्य थे ना आपके, मूल सदस्य निर्वाचित, मूल सदस्य क्या थे दोस्तों? आपके निर्वाचित थे। लेकिन दोस्तों आपके एन माधव राव और दोस्तों आपके कृष्णाचारी, ये दोनों सदस्य, अलग पेन से बता देता हूँ, ये दोनों सदस्य दोस्तों आपके एन माधव राव और आपके टी टी कृष्णाचारी, ये क्या थे दोस्तों? आपके मनोनीत। मनोनीत किसने किया था दोस्तों? आपके राजेंद्र प्रसाद ने। ये दोनों सदस्य क्या थे? आपके मनोनीत थे। कौन कौन? एन माधव राव और आपके टी टी कृष्णाचारी। सारे क्वेश्चन आपका याद होने चाहिए दोस्तों।
के एम मुंशी आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने क्यों बताया था इंपॉर्टेंट, ये इसलिए बताया था एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे, एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे दोस्तों आपके, के एम मुंशी थे। कौन थे आपके, के एम मुंशी थे। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्तों। और दोस्तों फिर आपके प्रारूप बाद में दोस्तों आपके एन माधव राव और जो टी कृष्णाचार्य थे ये भी आपके कांग्रेसी थे। लेकिन दोस्तों पहले जब मूल सदस्य के अंदर पूछे तो के एम मुंशी दोस्तों आपके क्या थे, कांग्रेसी सदस्य थे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मूल सदस्यों में पहले कांग्रेसी सदस्य कौन थे, के एम मुंशी। दोस्तों इसके प्रारूप की बात करें, जो प्रारूप समिति का गठन किया गया, इसके प्रारूप के अंदर बात करें दोस्तों, अनुच्छेद कितने थे आपके, अनुच्छेद थे दोस्तों आपके 240, अनुसूचिया कितनी थी दोस्तों आपकी, अनुसूचिया थी आपकी 13। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारूप समिति के तहत प्रारूप जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था उसमें कुल अनुच्छेद कितने थे 240, अनुसूचित सूचिया कितनी थी आपकी 13 थी दोस्तों। और इस दोस्तों बात करें प्रारूप समिति के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था, सत्यनारायण सिन्हा ने, कार्य संचालन समिति के कहते हैं अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा गठन 2 समितियों के ऊपर हमने शुरुआत की थी और पूरा प्रारूप समिति हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रारूप समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके, बताओ भाई, भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, मूल सदस्यों में पहले कांग्रेसी, मूल सदस्यों में एकमात्र कांग्रेसी, पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, प्रारूप समिति के सदस्य के इस्तीफा देने के बाद एन माधवराव को शामिल किया गया था, यानी क्या बोला, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किसके सदस्य इस्तीफा दिया था दोस्तों, डीपी खेतान की तो क्या हो गई थी दोस्तों, आपकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके स्थान पर क्या आए थे आपके, टी कृष्णमाचार्य आए थे आपके। और दोस्तों आपके बीएल मित्तल के इस्तीफा देने के बाद दोस्तों आपके कौन आए थे, आपके एन माधवराव आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारूप समिति में डीपी खेतान के निधन के बाद किसे सदस्य बनाया गया, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पूछा जा चुका है। तो दोस्तों टी कृष्णमाचार्य थे, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान के प्रारंभिक संस्करण में कितने अनुच्छेद थे, 240 थे, अभी देखा हमने। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के गठन की तिथि कौन सी थी, तो दोस्तों कब गठन किया गया था प्रारूप समिति का, 29 अगस्त 1947 को। पहली बैठक 23 अगस्त 1947 को। एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों ये क्वेश्चन सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रारूप समिति की पहली बैठक कब थी, 30 अगस्त 1947 को। देखो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम जो पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे, शेष सम्मिलित की बात करें, भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बीएल मित्तल, डीपी खेतान, टी कृष्णाचारी और एन माधवराव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, सारे ही थे वैसे देखे तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। संविधान सभा की प्रक्रिया समिति का गठन कब हुआ, प्रक्रिया समिति का गठन कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था आपका 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946, 1 जनवरी 1947। दोस्तों ये हुआ था आपका 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रक्रिया समिति का गठन होता है किसके अध्यक्षता में दोस्तों, कुल सदस्य कितने थे आपके, कुल सदस्य थे दोस्तों आपके 15, ये पूछा जा चुका है। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। बाकी सदस्यों के बारे में नहीं पूछा गया अभी तक, लेकिन आपके इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा चुका है, के एम मुंशी थे दोस्तों, के एम मुंशी थे इसके अध्यक्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये अध्यक्ष बार बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रक्रिया समिति में अल्पसंख्यक महिला और एंग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कुल कितने सदस्य थे, 12, 13, 15, 16। तो कितने थे आपके कुल सदस्य दोस्तों, अभी देखा हमने 15 थे। कितने थे आपके, 15 थे आपके प्रक्रिया समिति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रक्रिया समिति में शामिल सदस्य कौन कौन थे, तो दोस्तों के एम मुंशी, पटाभी सीतारामैया, के एम मुंशी, पटाभी सीतारामैया, जगजीवन राम, 3 हो गए आपके, अलादी कृष्णा स्वामी एयर 4, एन गोपाल स्वामी एंकर 5, श्रीमती दुर्गाबाई, रफ़ी अहमद किदवई, पुरुषोत्तम दास टंडन और फ्रैंक एंथनी, सारे के सारे थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में संविधान पर कुल कितने संशोधन पेश
संविधान सभा में संविधान पर कुल कितने संशोधन पेश किए गए थे और उनमें से कितने स्वीकृत किए? 7635 पेश और 2473 स्वीकृत, 7000 पेश, 2400 स्वीकृत, 7635 पेश किए गए थे और 2600 स्वीकृत किए गए थे, 7500 पेश किए गए थे और 2473 स्वीकृत किए गए थे। बताओ भाई राइट आंसर क्या जगह आपका? राइट आंसर क्या जगह दोस्तों आपका? 7635 संशोधन पेश किए गए थे, उनमें से 2473 संशोधन स्वीकृत किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संविधान सभा में प्रत्येक प्रावधान को पास करने की प्रक्रिया क्या थी? अध्यक्ष के निर्णय से, बहुमत से, वोटिंग, पर्याप्त वाद विवाद और सहमति से, केवल सुझावों के आधार पर? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? पर्याप्त वाद विवाद और सहमति से। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान का कौन सा प्रावधान बिना वाद विवाद के पास हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा प्रावधान था जो बिना वाद विवाद के पास हुआ? न्यायपालिका, सार्वभौमिक मताधिकार, आपातकालीन प्रावधान, वित्तीय प्रावधान। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? सार्वभौमिक मताधिकार। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम चुनिए। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया कब अपनाया गया दोस्तों आपका? राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया आपका? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था कब? क्या आपका? 24 जनवरी 1950 को। कब स्वीकार किया गया आपका? 24 जनवरी 1950 को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1947 को। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान स्वीकार किए गए थे आपके 22 जुलाई 1947 को ही। और उल्टा बता दिया मैंने, 1 मिनट सॉरी। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान स्वीकार किए थे 24 जनवरी 1950 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति चुने गए थे, ये भी आपकी 24 जनवरी 1950 को। डेट याद करना सॉरी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संविधान सभा की महिला सदस्यों को उनके योगदान या पहचान के अनुसार मिलाइए। सरोजिनी नायडू की बात करें, बताओ भाई। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा की बात करें, कुल महिलाएं कितनी थी दोस्तों आपकी? कुल महिलाएं थी आपकी 15। कितनी थी आपकी? 15 महिलाएं थी। सरोजिनी नायडू की बात करें दोस्तों तो क्या जगह आपका? पहला सरोजिनी नायडू की बात करें तो आपका स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस कार्यकर्ता थी। सुचेता कृपलानी कौन थी आपकी दोस्तों? सुचेता कृपलानी कौन थी आपकी? पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी थी दोस्तों। पहली महिला राज्यपाल कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की। विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें दोस्तों, भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। पूर्णिमा बनर्जी की बात करें दोस्तों आपकी, तो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय जन गण मन गाया था किसने? पूर्णिमा बनर्जी ने। सर्वप्रथम जन मन गण किसने गाया था आपके दोस्तों? पूर्णिमा बनर्जी ने गाया था। तो राइट आंसर क्या जगह? CBDA। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों आपकी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें दोस्तों महिला सदस्यों ने भाग लिया। नो कितने? 9। 15 थी, 9 7 ने सॉरी 6 ने भाग नहीं लिया। दूर के थे उस समय, कौन से ऐसे थे जल्दी से पूछ सके? दक्षिण भारत वगैरह या पूर्वी भारत की होंगी महिलाएं जिन्होंने भाग नहीं लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। जन गण मन तो किसने गाया था? पूर्णिमा बनर्जी ने। वहीं बात करें दोस्तों आपके एम लक्ष्मीकांत मैत्रा, पंडित लक्ष्मीकांत मैत्रा की बात करें,
इन्होंने कौन सा गीत गाया दोस्तों आपके, वंदे मातरम। इन्होंने वंदे मातरम गीत गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित महिला सदस्य जिन्होंने जन गण मन गाया तो वो कौन थे आपके, पूर्णिमा बनर्जी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट फिर आपका असेरेशन और आपके रीजन दे रखा। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, बिल्कुल राइट। संविधान सभा में महिलाओं की उपस्थिति भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सुनिश्चित की गई थी। भारत में की संविधान सभा में महिलाओं की उपस्थिति भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सुनिश्चित की गई थी। बताओ भाई, सही, बिल्कुल सत्य बात है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं। आर की सही व्याख्या करता है तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान सभा में एनी मस्करी किस रियासत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। सबसे पहले बात करें दोस्तों, एनी मस्करी संविधान सभा में कब शामिल हुई। संविधान सभा में शामिल कब हुई थी दोस्तों आपकी, 29 दिसंबर 1948 को। और किस रियासत का प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों इन्होंने, बता भाई। जयपुर, त्रावणकोर, कोच्चि, उदयपुर या बीकानेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, त्रावणकोर, कोच्चि। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एकमात्र मनोनीत सदस्य थी दोस्तों, एकमात्र मनोनीत महिला सदस्य कौन थी दोस्तों आपकी, एनी मस्करीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर और कौन सा दे रखा, हाँ, बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की बैठकों में कब भाग लेने लगी। बेगम एजाज रसूल संविधान सभा की बैठकों में कब भाग लेने लगी। 14 अगस्त 1947, 14 जुलाई 1947, 29 दिसंबर 1948, 26 जनवरी 1950। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई। 14 जुलाई 1947 से ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी दोस्तों, बेगम एजाज रसूल। कौन से प्रांत से दोस्तों आपके, संयुक्त प्रांत से निर्वाचित सदस्य थे आपकी, संयुक्त प्रांत से निर्वाचित सदस्य क्या थी दोस्तों आपकी, संयुक्त प्रांत से निर्वाचित सदस्य थी। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद एक और याद रखना, एकमात्र दलित महिला, दलित महिला, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा गया है। तो एकमात्र दलित महिला कौन थी दोस्तों आपकी, वो थी दोस्तों आपकी दक्षयानी वेलायुधन, वेलायुधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान की रियासतों से प्रशासनिक अधिकारी रहे संविधान सभा के सदस्य CS वेंकटाचारी किस रियासत से थे। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जोधपुर के थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ के थे दोस्तों आपके, CS वेंकटाचारी जोधपुर रियासत से थे। ठीक है, जयपुर से कौन थे दोस्तों आपके, VT कृष्णमाचारी। कृष्णमाचारी। बीकानेर से कौन थे आपके, सरदार KM पन्नीकर। KM पन्नीकर। उदयपुर से कौन थे दोस्तों आपके, विजय राघवाचारी। राघवाचारी कहाँ से थे दोस्तों आपके, उदयपुर से थे। वहीं बात करें CS वेंकटाचारी कहाँ से थे, जोधपुर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान से संविधान सभा में सम्मिलित सदस्य और रियासत के युग्म में सही सम्मिलित नहीं है। VT कृष्णाचार्य जयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे क्या। VT कृष्णाचार्य कहाँ से थे दोस्तों, जयपुर से। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से थे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोकुलाल साहब आपके शाहपुरा भीलवाड़ा से थे। कहाँ से थे, शाहपुरा भीलवाड़ा से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने वाला विधानमंडल किस प्रकार का था? अंतरिम संसद के रूप में कार्य करने वाला विधानमंडल किस प्रकार का था? द्विसदनीय, एक सदनीय, तीन सदनीय या कोई विधानमंडल नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? बताओ भाई। एक सदनीय था, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की मूल प्रति के चित्रों का निर्माण किस चित्रकार ने किया? संविधान की मूल प्रति के चित्रों का चित्रकार किस ने किया? कृपाल सिंह शेखावत ने, नंदलाल बोस ने, व्यू हरे राम मनोहर ने, LN मुखर्जी ने, नंदलाल बोस ने। कृपाल सिंह शेखावत कहाँ के थे दोस्तों? राजस्थान के थे। इन्होंने सहयोग किया था इन चित्रों के लिए और इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि संविधान की मूल प्रति के चित्रों के निर्माण में सहयोग देने वाले राजस्थान के चित्रकार कौन थे? वो थे दोस्तों आपके कृपाल सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चित्रकार किसने किया? नंदलाल बोस ने, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण किसने किया? संविधान का जो मूल संस्करण था उसका सौंदर्यीकरण किसने किया दोस्तों आपके? वो क्या था दोस्तों आपके? केवल नंदलाल बोस ने? नहीं दोस्तों, नंदलाल बोस और व्यू हर राम मनोहर ने दोस्तों आपका सौंदर्यीकरण किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, संविधान की मूल प्रति अंग्रेजी वर्णन का लेखन किसने किया और कब शुरू किया दोस्तों? तो ऑप्शन क्या दे रखा है? प्रेम बिहारी नारायण राजयादव ने 28 नवंबर 1949 से, वसंत कृष्ण वेद ने 28 नवंबर 1949 से, नंदलाल बोस ने 26 नवंबर 1949 से, LN मुखर्जी ने 1 दिसंबर 1949 से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? राइट आंसर क्या जगह आपका? प्रेम बिहारी नारायण राजयादव 28 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही दोस्तों बात करें मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था? हिंदी संस्करण का सुलेखन ये किसने किया था दोस्तों आपके? ये क्या था आपका? वसंत कृष्ण वेद द्वारा। वसंत कृष्ण वेद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अभी? निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में लगाइए। निम्नलिखित घटनाओं को हमें सही क्रम में लगाना है। संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया। संविधान सभा ने हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया, बिल्कुल राइट। मूल संविधान अंग्रेजी वर्णन लेखन शुरू हुआ आपका। अंग्रेजी वर्णन लेखन कब शुरू हुआ था दोस्तों आपके? 28 नवंबर को 1949 को शुरू हुआ। और पूर्ण कब हुआ दोस्तों आपका? पूर्ण हुआ दोस्तों आपके अप्रैल 1950 में। और वर्तमान में इंग्लिश में इसलिए पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? वर्तमान में इंग्लिश में आती है ज़्यादातर बुक। मूल संविधान में 22 चित्र अंकित किए गए थे, बिल्कुल। सबसे पहले हाथी को प्रतीक बनाया गया था दोस्तों आपका। सबसे पहले किसको बनाया गया था? हाथी को प्रतीक। फिर दोस्तों आपके मूल संविधान में 22 चित्र अंकित किए गए दूसरे नंबर पर, ठीक है? तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? मूल संविधान अंग्रेजी वर्णन का लेखन शुरू हुआ 28 नवंबर 1949 को। हिंदी संस्करण का सुलेखन किया गया किसके द्वारा आपका? बताओ भाई। वसंत कृष्ण वेद द्वारा। 4 नंबर पर यह आ जाएगा आपका। 3 नंबर पर यह आ जाएगा। तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, 18 जुलाई 1947 के बाद संविधान सभा का क्या महत्व था? 18 जुलाई 1947 के बाद संविधान सभा क्या महत्व था? संविधान सभा को ब्रिटिश सरकार की अनुमति की आवश्यकता थी। बताओ भाई। संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु हो गई थी। संविधान सभा पूर्ण रूप से क्या हो गई थी आपकी? संप्रभु हो गई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान विशेषज्ञ ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा कैसी निकाय थी? ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा कैसी निकाय थी? असंख्य दलों की मिश्रित निकाय नहीं दोस्तों, अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, कांग्रेसी थी उस समय। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। कांग्रेस का प्रभुत्व तो ज़्यादा था, कांग्रेस का प्रभुत्व ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आलोचकों के अनुसार संविधान सभा में किस समुदाय का वर्चस्व था? हिंदू का दोस्तों। कौन से समुदाय का वर्चस्व था आपका? हिंदू का वर्चस्व था। और दोस्तों ये कथन क्यों बोला था इन्होंने? ये कथन क्यों बोला था आपके राष्ट्र ने? क्योंकि कुल सीट कितनी थी आपकी? कुल सदस्य थे आपके दोस्तों आपके
389। इन 389 के अंदर दोस्तों आपके कांग्रेस के कितने सदस्य चुने गए थे? आपके 208। नेक्स्ट देखो, हिंदू आपकी प्रभुत्वता। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री कौन थे और उन्होंने संविधान निर्माण में किस भूमिका का निर्वाह किया? दोस्तों बताओ भाई, कानून मंत्री कौन थे आपके स्वतंत्र भारत के पहले? तो होते आपके दोस्तों भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू कौन थे आपके स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री? वल्लभ भाई पटेल कौन थे आपके दोस्तों? गृह मंत्री। क्या थे आपके? गृह मंत्री। राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था दोस्तों? आपके राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक और केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री रहे? जयपाल, कन्हैयालाल माणिकलाल, बलदेव सिंह, जी दुर्गाबाई देशमुख। तो कन्हैयालाल माणिकलाल, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अंतिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री और भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोमनाथ लाहिड़ी, जगजीवन राम, कामेश्वर सिंह। बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, संविधान सभा में निर्वाचित होने वाले एकमात्र साम्यवादी नेता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी या सोमनाथ लाहिड़ी? सोमनाथ लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्न जोड़ों में से कौन सा असंगत है? निम्न जोड़ों में से कौन सा असंगत है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे, बिल्कुल राइट। सोमनाथ लाहिड़ी अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे क्या? नहीं दोस्तों, अंतिम सरकार के वित्त मंत्री नहीं थे आपकी। वित्त मंत्री कौन थे आपके? जॉन मथाई थे दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है यहाँ से। कामेश्वर सिंह ऑल इंडिया लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, बिल्कुल सत्य बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन थे आपके दोस्तों संविधान सभा के। ये क्वेश्चन क्या थे आपके? संविधान सभा के क्वेश्चन थे। बहुत ही अच्छे से हमने संविधान सभा कवर किया। लगभग जितने आपके क्वेश्चन पूछे गए थे आज तक एग्जाम के अंदर वो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, या जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हो रहे थे वो क्वेश्चन भी हमने किए। कलाम बुकलेट की लगभग पॉइंट टू पॉइंट हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया, एक ही लाइन को यहाँ पर समझने का प्रयास किया गया दोस्तों। फिर भी कुछ मान लीजिए रह जाती है 1-2 लाइन, उसको हम दोस्तों रिविजन के तौर पर दोबारा करेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना। और यदि दोस्तों आप ये टेस्ट देना चाहते हो, ये टेस्ट दे सकते हो दोस्तों अपनी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? अपने PAP बाय DK सर, PAP बाय DK सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों सबसे पहले आप ये टेस्ट दे सकते हो। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इसका वीडियो एनालिसिस भी इस ऐप के ऊपर भी देख सकते हो, साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी इसका एनालिसिस देख सकते हो। इसी ऐप पर दोस्तों इसकी क्या मिलेगी? PDF मिलेगी आपको, बहुत ही अच्छी PDF। इसके अलावा दोस्तों इसी ऐप के ऊपर दोस्तों जो टॉपिक वाइज टेस्ट है, इनके बाद आपका साप्ताहिक टेस्ट होगा, उसकी PDF भी मिलेगी। साप्ताहिक टेस्ट आपका PDF फॉर्मेट में भी होगा, साथ साथ दोस्तों इसकी एनालिसिस वीडियो प्लस PDF दोनों उपलब्ध होगी। इसके बाद में दोस्तों आपके इसी के ऊपर दोस्तों आपके रिवीजन टेस्ट भी होंगे, रिवीजन टेस्ट होंगे। फिर दोस्तों आपकी बात करें रिवीजन टेस्ट कैसे होंगे? आपके मिक्स में होंगे। जितने टॉपिक, जैसे मैंने टेस्ट में एक टॉपिक आ चुके हैं सारे के सारे, जैसे मैंने टेस्ट 1 से लेकर मैंने टेस्ट 5 का कॉमन टेस्ट होगा, आपका रिवीजन टेस्ट जो मेजर टेस्ट एक के नाम से चल जाता है, उन सभी 5 टॉपिकों में मिक्स में टेस्ट होंगे आपके 6 दिन तक, 6 दिन तक दोस्तों। फिर आपका दोस्तों कौन सा टेस्ट होगा? साप्ताहिक के रूप में मेजर टेस्ट 1 आपका टेस्ट होने वाला है। लगभग अभी तक हम माइनर टेस्ट 4 कर रहे हैं, तो लगभग आपका 60% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, और माइनर टेस्ट 4 के साथ आपका 80% सिलेबस पूरा हो जाएगा आधे सिलेबस का। यानी 50% आधे सिलेबस में बांटा गया था आपका माइनर टेस्ट 5 तक, और 50% आगे 5 से 10 के बीच में बांटा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों हम 60% कंप्लीट कर चुके हैं, 80% की ओर दोस्तों हम बढ़ रहे हैं। इस सप्ताह में आपका 80% आधे सिलेबस का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले सप्ताह के अंदर दोस्तों आपका आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो। तो इस ऐप पर आज ही ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए, क्योंकि आप कंटिन्यूटी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकती है, और जितनी अच्छी कंटिन्यूटी रखोगे उतने ज़्यादा आपका आकलन अच्छा होगा और आपके स्कोर में उतनी अच्छी वृद्धि होगी। ठीक है, आप देख सकते हो आप कितना सिलेबस हम कर चुके हैं, अभी सोचने में लगे हो तो दोस्तों अगले सप्ताह के अंदर आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो आप सोचते रह जाओगे।
इसी के साथ इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जाने से पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।